हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 15 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रिपीट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, कल था 14 मई 2025 और कल हमने करंट अफेयर को पढ़ा है यहाँ पर एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो देख सकते हैं विराट कोहली। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो इसे 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि पीएससी के के.सी. वेणु गोपाल है। ठीक है, तो इस नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। देख सकते हैं कि हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। ठीक है, तो कौन है, जस्टिस बी.आर. गवई है। ठीक है, तो इस नाम को याद रखेंगे आप। दोस्तों, अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कि गौतम बुद्ध से संबंधित बैसाख पोया उत्सव किस देश में मनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच कंट्री द बैसाख पोया फेस्टिवल इज रिलेटेड टू गौतम बुद्ध सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसे कहाँ पर, श्रीलंका में मनाया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि वियतनाम ने किस देश के निवेशकों को दीर्घकालिक पर्यटकों को विदेशी पेशेवर के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू करने की घोषणा की है। देख सकते हैं कि वियतनाम हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए 10 years गोल्डन वीजा फॉर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट एंड फॉरेन प्रोफेशनल फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो इससे किसने, भारत के साथ। ठीक है, इस आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अपन नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि सागरी किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में GI टैग दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि सागरी बिलोंग टू विच स्टेट, जैसे गिवन टू इसे GI टैग दिया गया। तो आप देख सकते हैं किसी राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, आगे लिखा गया है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया। ठीक है, तो ऑन विच रिवर इज द बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम बुल। ठीक है, तो किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर इसे बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि PL-15 जिसे थंडरबोल्ट 15 भी कहा जाता है, किस देश के द्वारा विकसित एक लंबी दूरी के दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, देख सकते हैं कि PL-15 ऑल्सो नोन एज थंडरबोल्ट, ठीक है, 15 इज ए लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, इसे चाइना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। ठीक है, तो भूटान बन गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज रिसेंटली गिवन प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन टू डिफेंस पर्सनल। ठीक है, तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी हम लोगों ने 14 मई को करंट अफेयर को पढ़ा था उसे यहाँ पर एक बार तेजी से रैपिड में रिवीजन कर लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम सब 15 मई 2025 के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मई 2025 के जो डेली करंट अफेयर है यहाँ हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। ठीक है, और अंत में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर सही हुए हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन को। दोस्तों देख सकते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि ए है कि 3.0 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर की बात की जाए तो 2.0 है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना, तो 2.0, ठीक है। और यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया जा रहा है कि सबसे अधिक अगर देखा जाए तो TFR यानी कि जो हमारा देख सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रजनन दर है, ठीक है, बिहार का सबसे अधिक कितना, तो 3.0 है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम की बात की दिल्ली और पश्चिम बंगाल की कितना है, तो 1.4 है। उसके बाद जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक की कुल अगर बात की जाए प्रजनन दर की तो 2.1 है, ठीक है, 1 से भी कम है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी में और कुछ बातें बताई गई। देख सकते हैं कि सबसे अधिक अगर वृद्ध जन प्रतिशत की बात की जाए तो केरल में सबसे अधिक है। उसके बाद तमिलनाडु में 12.9 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 12.3 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे कम अगर वृद्ध जन प्रतिशत की बात की जाए तो देख सकते हैं कि बिहार में 6.9 है, असम में 7% है और दिल्ली में 7.1% है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस प्रोग्राम के तहत चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है, ठीक है। देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोडक्ट चिप बेस्ड पासपोर्ट अंडर एनी प्रोग्राम, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, पासपोर्ट प्रोग्राम जो कि योजना है, या पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 है, या फिर गति शक्ति प्रोग्राम है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि भारत सरकार ने, ठीक, देख सकते हैं कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट को शुरू की है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बात है कि भारत ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने शुरू की है, ठीक है, देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत देख सकते हैं कि चेन्नई हो गया, हैदराबाद, अमृतसर समेत 12 शहरों में इससे पासपोर्ट दफ्तरों में की गई है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कि ई पासपोर्ट जारी होने के बाद लोगों के जाली पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और नए पासपोर्ट में एक गोल्ड चिप देखने को मिलेगी, ठीक, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मौजूद रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें और कुछ बातें बताई जा रही है कि इस चिप में पासपोर्ट धारक की फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस समेत कई जो कि पूरा बायोमेट्रिक डेटा मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच समझौते हुए, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में इसका क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की मुख्य विशेषताएं की बात करें हम तो यह संबंधित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके MOU पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 10 मई 2025 को। और अनुमानित लागत राशि की बात करें हम तो देख सकते हैं कि 19,244 करोड़ है। और जल उपयोग की अगर देखा जाए तो कितना है, तो 31.13 TMC है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश कितना, तो 11.76 करेगा और जबकि महाराष्ट्र 19.36 TMC का उपयोग करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं इसकी अगर उद्देश्य क्या है, तो जल संकट का समाधान, पीने का पानी की आपूर्ति करना और सिंचाई को बढ़ावा देना, इसका मेन मकसद यही है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ताप्ती नदी की बातें हो रही, ठीक है। तो ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि
नर्मदा के आंतरिक ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम दिशा में बहती है। बिल्कुल सही बात है। कुल अगर लंबाई के देखा जाए तो 724 किलोमीटर, ठीक है। और सतपुरा पर्वत श्रेणी बैतूल जिले मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, यानी कि इधर से आपको यहाँ से निकलती है और ऐसे जाकर गिर जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। और ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदियाँ की बात करें जैसे गिरना हो गया, पंचरा हो गया, वधूर हो गया और बोरी और अनेरी, से सारे क्या है उसकी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदी बनती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ठीक है, विच हैज़ बीन लॉन्च, ठीक है, रिसेंटली। तो ऑप्शन है शशि थरूर है, रीता राममूर्ति गुप्ता है, कपिल सिब्बल है और जयराम रमेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विन द बैटल ऑफ द योर माइंड पुस्तक की बातें करें हम तो यहाँ पर रीता राम मूर्ति गुप्ता है, ठीक है, जो इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, जो इसे हाल में पुस्तक क्या किया लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए थोड़ा और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं, ठीक है, कि रीता राम मूर्ति गुप्ता की पुस्तक देख सकते हैं कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड, जो कि एस्कोल लेस रीड मोर विमोचन क्रोसमोस जुहू मुंबई में इसे किया गया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि यह पुस्तक व्यवहार परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शिता के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और पुस्तक व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में पढ़ने की भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो इन सारे बातों को उसमें लिखी गई है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो कि 2025 में पुस्तकें जो लॉन्च किए गए थे उसे हम लोग देख लेंगे। कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम की बात करें हम तो फामी सेम नवरिन के द्वारा इसे लिखा गया था, ठीक है। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग तो PS रमन के द्वारा लिखा गया था। और टू द सेवेंथ जनरेशन की बात करें हम तो डॉक्टर BI के द्वारा इसे लिखा गया था, ठीक है। तो सारे पुस्तकें आप लेखक के नाम के साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि वर्ष 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ की अंतरिक्ष यान कोसमोस 482 के अवशेष अनियंत्रित होकर कहाँ गिरे, ठीक है। देख सकते हैं कि वे डिड द रिमेन ऑफ द सोवियत यूनियन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, कॉस्मोस 482 लॉन्च इन द ईयर 1972 और सोल अनकंट्रोलेबली, ठीक है। देख सकते हैं इससे प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और अंटार्कटिक महासागर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही कि वर्ष 1972 की, ठीक है, जब सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 के अवशेष अनियंत्रित होकर कहाँ पर गिरे हैं तो ये हिंद महासागर में गिरे हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 की अवशेष अनियंत्रित रूप से कहाँ पर हिंद महासागर में बिखर गए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, देख सकते हैं कि कॉस्मोस 482 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कि यह सोवियत संघ के वेनेरा कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्र ग्रह पर शोध कार्य के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह था, ठीक है। और वेनेरा मिशन का उद्देश्य था कि शुक्र ग्रह पर उतरने के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजना था तथा ग्रह की सतह के ताप व दाब संबंधी डाटा को प्राप्त करना था। दोस्तों आगे लिखा गया कि प्रक्षेपण 31 मार्च 1972 को काजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयुज रॉकेट के द्वारा इसे किया गया था। इसमें आगे लिखा गया प्रक्षेपित के दौरान रॉकेट ऊपरी चरण में खराबी के कारण से अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित कक्षा में रह गया, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बातें बताई गई 10 मई 2025 को यह उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया और इंडोनेशिया के जकार्ता के पश्चिमी में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है, ठीक है। देख सकते हैं कि इंडिया हैज अप्रूव द पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, उत्तराखंड है और पंजाब है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की, ठीक है। तो इसे कहाँ पर तो देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में इसे परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। इस आप बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। इस की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा और देखने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि
सिंधु निलंबन के बाद भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में 1000 मेगावाट पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की बिजली परिवेशन लाइन को तेजी से मंजूरी दी गई। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, पाकल दुल परियोजना के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि स्थान किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ठीक है, और नदी की बात करें मरुसूदन नदी जो कि चेनाब की सहायक नदी है, और क्षमता की बात करें तो 1000 मेगावाट यानी कि 4.250 मेगावाट के होंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं कि 4 लगाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको 250 मेगावाट के। ठीक है, तो कैपेसिटी की बात करें तो 1000 मेगावाट ही इसका उसी बात ही कही जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है, परियोजना के अगर प्रकार देखेंगे, जलाशय आधारित पनबिजली परियोजना है और इसका उद्देश्य है कि बिजली उत्पादन करना, जल संसाधनों को समुचित करना और जम्मू कश्मीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन सारे करंट अफेयर, तो इसे आप याद करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में देश के पहले 3nm चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच सिटी वाई द कंट्री फर्स्ट 3nm चिप डिजाइन सेंटर लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है नोएडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया और इनमें से दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि 3nm चिप डिजाइन सेंटर की। ठीक है, इसे नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह में से किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत ने सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन अत्याधुनिक सेंटरों की स्थापना रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। भारत ने नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद में डिजाइन सेंटर खोल रही है, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, भारत के पहले ट्रांसमीडिया अगर इंटरटेनमेंट सिटी की बात करें हम तो अमरावती में से बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार से भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो कि अयोध्या में, भारत के पहले नाइट सफारी लखनऊ में, और भारत के पहली अगर स्वदेशी अगर MRI मशीन नई दिल्ली में, भारत के पहली ब्लैक बॉक्स लैब्स नई दिल्ली में, भारत का पहला 3D प्रिंटेड बंकर लद्दाख में, भारत के पहले भिखारी मुक्त शहर इंदौर में, और भारत के पहले ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, तो दोस्तों इस सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे को याद कर जाएंगे। दोस्तों आगे लिखा गया भारत की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर में से बनाया गया है। और भारत के पहले एक साहित्यिक शहर की बात करें कोझिकोड है, संगीत शहर ग्वालियर है, सोलर सिटी सांची है, और भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहाँ पर, गाजियाबाद में बनाया गया। ठीक है, तो इस सारे बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस राज्य यूटी में दुनिया के सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई। ठीक है, तो विच स्टेट यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्नो लियोपार्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है और लद्दाख है और असम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हिम तेंदुओं की संख्या अगर दर्ज की गई है तो इसे लद्दाख में की गई। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हालिया किए गए एक अध्ययन के अनुसार मई 2025 में केंद्र शासित प्रदेश यूटी में दुनिया में हिम तेंदुओं यानी कि पैंथरा उनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह अध्ययन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के द्वारा PLOS 1 पत्रिका में से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की संख्या जो भारत में इस मायावी बड़ी बिल्ली की कुल आबादी का लगभग कितना है, तो 68% है। ठीक है, तो इस सारे बातों को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर लद्दाख से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यहाँ भी देखने के प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो उपराज्यपाल है BD मिश्रा है, और लद्दाख की राजधानी की बात करें लेह कारगिल है, और जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक नॉलेज हैं, स्टैटिक जीके हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। दोस्तों देश के लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम उद्घाटन किया, और एशिया के सबसे बड़ी अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चोरेकोवा वेधशाला उद्घाटन कहाँ पर, लद्दाख में किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, 477 है, और लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों के श्रद्धांजलि देते हुए
काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो कि लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनयान अल मर्स शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन बनयान अल मर्सू अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है पाकिस्तान के। ठीक है, तब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनयान अल मर्स को शुरू किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया। ठीक है, कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनयान अल मर्स शुरू किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य कि भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। ठीक है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि जम्मू की बात करें, जम्मू और कश्मीर हो गया। ठीक है, और JNK हो गया, पठानकोट और पंजाब, भूज और गुजरात अन्य जगहों पर यह ऑपरेशन भारत किया गया। ठीक है, देख सकते हैं। और यह ऑपरेशन भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में से शुरू किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि 7 मई 2025 को अंजाम दिया गया था। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन सिंदूर को। ठीक है, देख सकते हैं। और ऑपरेशन का नाम देख सकते हैं, ऑपरेशन का नाम कुरान मुसलमानों के पवित्र पुस्तक से प्रेरित होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी क्वेश्चन था आज 15 मई 2025 के यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर एक नई करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को आप बार बार देखें, रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।